क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है? क्या बंगाल के राज्यपाल श्री दिलीप धनखड़ जी दिल्ली जाकर अपना रिपोर्ट गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति को सौंपेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाल सूरज नाथ शाहदेव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति के बारे में, जहां अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मुझे लगता है तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। आज बंगाल के राज्यपाल महामहिम श्री दिलीप धनखड़ जी दिल्ली गए हैं और दिल्ली में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में जाकर वो किनसे मिलते हैं और क्या रिपोर्ट देते हैं और वो क्या मांगे रखते हैं। हालांकि अगर 2 दिनों से या पिछले कुछ दिनों से बंगाल के राज्यपाल जी की अगर हम बयानों को देखें तो वह वहाँ के सरकार को कई बार चेतावनी दे चुकी है और रिक्वेस्ट कर चुकी है कि राज्य में आप कानून व्यवस्था को लागू करें। वहाँ के डीजीपी को बुला करके, चीफ सेक्रेटरी को बुला करके भी उन्होंने कई बार फटकारें लगाई हैं और उनको कानून व्यवस्था करने की सख्त हिदायतें दी थी। इसके बावजूद भी चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा जारी है। आदिवासी दलितों का पलायन डर के मारे वहाँ से जारी है, वो भाग करके असम में शरण ले रहे हैं। तो वहीं वहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं रोज़ दिन घटित हो रही हैं। भाजपा के चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो या एमएलए हो, उनको बार बार धमकियां दी जा रही है और नतीजा ये है कि भाजपा के जो विधायक है डर से भाजपा को छोड़ करके पुनः वह टीएमसी में जाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि अगर उनका मानना है कि अगर जिंदा रहेंगे तो बहुत राजनीति कर लेंगे, जिसके कारण वो टीएमसी में पुनः घर वापसी करने का एक ड्रामा रच रहे हैं कि हम टीएमसी में घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का मुख्य कारण है कि टीएमसी के गुंडों का डर और अपने परिवार, अपना जान का डर, जिसके कारण अभी मुकुल रॉय जी ने जो बयान दिया दोस्तों कि बंगाल में रहकर बीजेपी में रहना मुश्किल है या राजनीति करना मुश्किल है, इससे साफ जाहिर होता है कि मुकुल रॉय जी को भी बंगाल के टीएमसी के गुंडों से डर था, भय था, अपनी जान का, परिवार के जाने का खतरा था, जिसके कारण वो टीएमसी में ही जाना ज़्यादा बेहतर समझा। क्योंकि टीएमसी में जाने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय को भी रिक्वेस्ट किया कि आप अब चाहें तो आप मेरी सुरक्षा वापस ले सकते हैं। यानी कि जब तक वो टीएमसी में नहीं गए थे तब तक उनको सुरक्षा की ज़रूरत थी, और जैसे वो टीएमसी में जाते हैं उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे साफ जाहिर होता है और साफ संदेश उन्होंने दिया है कि टीएमसी के गुंडों से यहाँ पर बच के रहना मुश्किल है। दोस्तों अभी 3 महिलाएं जो बंगाल से हैं, जिनसे बलात्कार की या दुष्कर्म की घटनाएं उनके साथ हुई थी या छेड़छाड़ की घटना हुई थी, वे लोग भी सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के गए हैं, जहां उनकी सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है। तो ये अगर हम बात करें वहां के पूर्व ब्यूरोक्रेट्स जो है, चाहे राजनयिक है, लगभग 150 से ऊपर उन लोगों ने भी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है वहां के कानून व्यवस्था के बारे में। वहीं पर अगर हम बात करें तो 200 महिलाओं ने भी पत्र वहां लिखा है और वहाँ कानून व्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति को उन्होंने चिट्ठी लिखा है। ऐसे कहा जा रहा है दोस्तों, एक सामाजिक संस्था है जिया नाम की, जो एक वहाँ पर रिपोर्ट तैयार की है, जांच की है, वहाँ के लोगों से बात करके जो दिल्ली के दंगों की भी जांच रिपोर्ट तैयार की थी, वही संस्था इस बार भी वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को जाकर वो सौंपी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ खुलासा किया है कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है। कई पीड़ितों ने उनके सामने आकर बयान दिया है कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जा रही है, और महिलाओं के साथ दुष्कर्म अगर किया जा रहा है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट भी वहाँ के डॉक्टर दे नहीं रहे हैं या देने से इनकार कर रहे हैं।
पुलिस भी उनको धमका रही है कि अगर आपके घर में 2 बेटी है तो एक बेटी के साथ अगर दुष्कर्म हुआ है तो अपनी दूसरी बेटी को बचाएं। वहाँ के परिवार वाले मजबूर हैं। जो लोग विशेष करके वहाँ पर दलित और आदिवासियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती या तो राज्य छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है या भाजपा छोड़कर टीएमसी में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बयान दिया है, कुछ लड़कियों ने, और उस जिया जो संस्था है जिसने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्टर को एक उन्होंने बयान भी दिया है कि वहाँ के जो लोग हैं जिनको मारकर भगा दिया गया है, जो असम में जाकर शरणार्थी बनकर शरण लेकर रह रहे हैं, उन लोगों जो वापस वहाँ आना चाहते हैं उनसे एक प्रकार से जजिया कर लिया जाएगा। उस बच्ची ने साफ कहा है कि अब मुझे लगता है कि हमें जजिया कर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों याद कीजिए, औरंगजेब ज़माने में हिंदुओं से जजिया कर लिया जा रहा था। अभी बंगाल में भी एक विशेष समुदाय के लोग आदिवासियों पर, दलितों पर जो जुर्म ढा रहे हैं, हिंदुओं पर जुर्म ढा रहे हैं, और उन पर एक प्रकार से जजिया कर, यानी कि उनको एक राशि की मांग की जा रही है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर सुख शांति से रह सकते हैं। वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके दुकानों को लूट ली जा रही है, बंद किया जा रहा है, वहाँ पर टीएमसी का ऑफिस खोल दिया जा रहा है, उनके परिवार के महिला सदस्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, मारपीट की जा रही है, उनको कपड़े फाड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग भाजपा के लिए काम किए थे, जो बूथ के अध्यक्ष थे, जिन्होंने बूथों में लीड कराया था भाजपा के, वैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। वैसे लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिया गया है, उनको सरकारी सुविधाएँ वहाँ पर जो राज्य सरकार देती है वो सुविधाएँ नहीं दी जा रही है। घर की बिजली काट दी जा रही है, पानी का सप्लाई काट दिया जा रहा है, आसपास में अगर कोई चापानल है तो चापाकल को भी खराब कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है दोस्तों कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे तालाबों में जहर तक फेंक दे रहे हैं, जिससे वहाँ की मछलियाँ मर गई ताकि वहाँ के पानी को भी वहाँ के लोग पी ना सके। एक प्रकार से पूरा आतंक वहाँ फैला दिया गया। ऐसा देखकर, उन घटनाओं को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल भारत की अंग है ही नहीं, भारत की राज्य है ही नहीं, वो एक दूसरा राज्य यानी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश बन चुका है, जहाँ हिंदुओं का रहना अब मुश्किल हो गया है। लोग केंद्र सरकार के बारे में भी इसको लेकर के उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके खिलाफ, और उसको आलोचना कर रहे हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, हत्या की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, फिर भी केंद्र सरकार चुप है। आखिर केंद्र सरकार अगर वहाँ पर शासन करना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, या वहाँ से सांसद जीत कर आना चाहती है, जब उसके कार्यकर्ताओं की इस प्रकार से हत्या कर दी जा रही है, भगा दिया जा रहा है, तो उनका झंडा वहाँ कौन ढोएगा? वहाँ भाजपा को वोट कौन देगा? और अगर भाजपा ये सोच रही है कि इस घटनाओं में अगर हम चुप्पी साध कर रहेंगे तो भी वहाँ से हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो घटनाएं वहाँ घटित हो रही हैं, एक विशेष समुदाय के द्वारा हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है दोस्तों। वो राज्य सरकार से संरक्षण प्राप्त टीएमसी के गुंडे बिना डर भय के वहाँ पर काम कर रहे हैं। पुलिस भी उनका साथ दे रही है, पुलिस भी टीएमसी के एजेंट के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर काम कर रही है। वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अभी से ही 2024 लोकसभा और 2026 विधानसभा की तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी बंगाल में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में वामपंथी और कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गए हैं, उनको अब इन दोनों दलों से किसी प्रकार का डर या भय नहीं है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन ममता बनर्जी को सबसे बड़ा डर या भय जो है, खतरा है, वो है भाजपा से है। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं व नेताओं पर इतना भय उत्पन्न करना चाहती है कि कोई भी भाजपा के लिए काम ना करे, भाजपा का झंडा ना ढोए, या भाजपा को वोट देने से ये पहले 1000 बार वो सोचे। इतना डर, इतना भय पैदा कर देना चाहती है। और इसीलिए वो एक घायल शेरनी की तरह, जिस प्रकार से चुनाव से पहले भाजपा ने ममता बनर्जी के विधायकों को या उनके नेताओं को
तोड़ करके अपने दल में शामिल कराया था, उस वक्त ममता बनर्जी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, मानसिक परेशानी दी गई थी, माथा का दर्द हो गया था और वो घायल शेरनी बन गई थी। चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से उनको पूर्ण बहुमत मिली है, उस पूर्ण बहुमत मिलने के बाद वो घायल शेरनी हो गई है और एक एक करके भाजपा से वो बदला ले रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भाजपा भी चुप नहीं बैठी है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कहीं भी किसी प्रकार का संवैधानिक जो नीति है उसको उसके विरोध में, उसका विपरीत जा करके कोई भी कार्रवाई वहां भाजपा नहीं करना चाहती है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व यह नहीं चाहती है कि 1 महीना पहले जो सरकार वहां पर चुनकर आई है और पूर्ण बहुमत से चुनकर आई है, उस सरकार को तुरंत हटा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा तो यही जो कांग्रेस है, जो वामपंथी विचारधारा के जो भाजपा के विरोधी दल के नेता हैं, यही कल चिल्लाएंगे कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा के द्वारा। और न सिर्फ देश में बल्कि भारत को ये विदेशों में भी बदनाम करेंगे। दूसरी बात, अगर भाजपा अगर उसको सरकार को गिरा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देते तो कोर्ट भी उसको पुनः बहाल कर देती, जिससे भाजपा की और छिछालेदर होता, जिसे केंद्रीय नेतृत्व बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है और वो पूरी तरीके से संवैधानिक और स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। अभी वहाँ से जो राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट तैयार किए हैं, वो स्वयं जहाँ पर घटनाएं घटी थी, चाहे वो CISF वाला मामला हो, चाहे जहाँ पर लोगों को जो मार के भगा दिया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनके साथ हत्याएं की जा रही है, वैसी घटना घटी चाहे असम के जो जहाँ पर शरणार्थी रह रहे हैं, वैसे जगहों पर जा करके वो उनसे मुलाकात किए हैं और उनकी दर्द को सुने हैं। और DGP को भी वहाँ पर वो झिड़के थे, जबकि ममता बनर्जी उनको वहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर तक की व्यवस्था नहीं की थी। वहाँ उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया है। अभी शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता है, वो भी कल भी वो मिले थे वहाँ के राज्यपाल अपने 50 विधायकों के साथ, आज भी वो मिले थे और उन्होंने भी वहाँ की जानकारी उनको देने की काम किया है अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ। उसके बाद देश के गृह मंत्रालय से 4 अधिकारी जो केंद्रीय अधिकारी थे, वो वहाँ पर इन घटनाओं पर घटित होने वाली घटनाओं को लेकर के एक रिपोर्ट उन्होंने भी तैयार किया है और उन्होंने भी गृह मंत्रालय को दिया है। अब राज्यपाल स्वयं कल आज दिल्ली आए हैं, दिल्ली जा करके वो हो सकता है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति को जा करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करेंगे, मांग करेंगे। हालांकि वहाँ की घटनाओं को लेकर के मैंने पहले कहा है कि 150 से ऊपर पूर्व IPS, IAS और पूर्व राजनयिक या ब्यूरोक्रेट्स पहले ही वहाँ से इस जो घटनाएं घटी उसकी CBI की जांच की मांग की है और महिलाओं ने भी वहाँ पर CBI जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अतः मुझे लगता है कि अब अगर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर देते हैं और अगर केंद्रीय सरकार इसको कैबिनेट में इस मुद्दे को ला करके वहाँ पर पारित करा करके अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ के लोगों पे जो अत्याचार किया जा रहा है उनको वहाँ से छूट मिलेगी, निजात मिलेगी और यह वैधानिक भी होगा या संविधान के खिलाफ नहीं होगा। क्योंकि राज्यपाल जब वहाँ से स्वयं उसकी अनुशंसा करते हैं और कैबिनेट में पास करा कर लागू होता है, वहाँ पर कराया जाता है राष्ट्रपति शासन और लागू किया जाता है, तो मुझे लगता है कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं कर पाएगी कि कोर्ट भी आए दिन वहाँ की घटनाओं को मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है। अतः मुझे लगता है दोस्तों कि अब वो समय आ गया है कि बंगाल में बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन देखने को मिलने जा रहा है या मिलेगा। तो यही था दोस्तों बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बारे में या वहाँ जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो कुछ जानकारी मुझे लगा या मुझे प्राप्त हुआ था, मुझे लगा कि मुझे इस जानकारी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने इसे शेयर किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल में नए हैं तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों। तब तक के दोस्तों